एकात्म मानववाद व अंत्योदय के प्रणेता, प्रखर राष्ट्रवादी और हमारे पथ प्रदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जयंती है और पंडित दीनदयाल जी की जयंती के अवसर पे आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और जिनके नेतृत्व में कृषि सुधार विधेयकों को पारित हुआ है, देश भर के किसान आपको मसीहा के रूप में मानते हैं। ऐसे हम सबके पूरे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का हम अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में हम सब लोग संगठन का कार्य कर रहे हैं, ऐसे जगत प्रकाश नड्डा जी का भी हम स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। केंद्रीय मंत्री और पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य थावरचंद गहलोत जी का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, यहाँ पे माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, अपना गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, किरण रिजिजू जी हैं और इन सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। मनसुख मांडविया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, महामंत्री, आप सभी का प्रवक्ता मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज इस कार्यक्रम में देश के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी जुड़े हैं, उन सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। उसी के साथ साथ देश के सभी कार्यालयों पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में वह भी माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, उन सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। उसी के साथ साथ देश के करोड़ों कार्यकर्ता सभी बूथों पे बैठ करके आज माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुनने के लिए बैठे हैं और आज बहुत शुभ दिन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। आप सभी का, देश के कोने कोने कार्यकर्ताओं का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। अब मैं अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी से निवेदन करता हूं कि आप कृपया आए और हम सभी को संबोधित करें। माननीय जेपी नड्डा जी। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारत के रक्षा मंत्री और पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे सम्माननीय राजनाथ सिंह जी, राज्यसभा में हमारे नेता और पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य सम्माननीय थावरचंद गहलोत जी, यहाँ उपस्थित भारत सरकार के सभी मंत्रीगण, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारीगण और विभिन्न स्थानों से जुड़े हुए हमारे सभी मुख्यमंत्रीगण, मंत्रीगण और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता जो आज इस संबोधन में, इस जन्म जयंती के अवसर पर उपस्थित हुए हैं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, आप सबका हार्दिक स्वागत। हम सब लोग जो एक विचार यात्रा में निकले हैं, उसकी प्रेरणा, उसकी शुरुआत हम सब जानते हैं कि हमारे आदरणीय स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के माध्यम से हुई है। उन्होंने हम लोगों को और पार्टी को एक विचार दिया और उस विचार यात्रा पर हम सब लोग निकल गए और इसी विचार यात्रा को पूरा करने का काम हम सब लोगों ने पकड़ा है। आज उनके जन्म जयंती पर सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सबको संबोधन मिलेगा। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद के माध्यम से देश को एक वैकल्पिक विचार व्यवस्था दी थी, एक अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी जो भारत की मिट्टी से रची बसी रही और भारत की मिट्टी से संस्कार से जुड़ते हुए विचार किस प्रकार से राजनीतिक दल को रखना चाहिए,
उसका प्रतिष्ठापन उन्होंने किया था। और उस एकात्म मानववाद से निकला अंत्योदय, और उस अंत्योदय से निकला जो हमारे विचार यात्रा को नीतियों में परिवर्तित करने वाला था, वो था गरीब, किसान, मजदूर, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा है, उसको मुख्य धारा में लाने का जो प्रयोजन था, उसको करने की बात आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने की। और हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है और गौरव का विषय है कि सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी इस विचारधारा को लेटर और स्पिरिट में जमीनी स्तर पर उसका क्रियान्वयन किया और उसको एक रूप दिया। इस बात का हम सबको गौरव होता है। गौरव इस बात का होता है कि उनकी हर नीति, हर कार्यक्रम गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, किसान, मजदूर, इनको समर्पित रहा है। और ये सिर्फ कहने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। इस देश की तस्वीर बदलने में 11 करोड़ इज्जत घर बनाकर महिलाओं को इज्जत देना, परिवारों को इज्जत देना और देश की दुनिया में तस्वीर बदलना, यह काम आपके द्वारा हुआ है, हम जानते हैं। उसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना में 1.5 करोड़ लोगों के जो बगैर घर के थे, उनके पक्के मकान देने की भी व्यवस्था आपने की है। और साथ ही साथ आपने संकल्प लिया कि हम 2022-23 तक इस बात को करेंगे कि कोई भी व्यक्ति पक्के छत के बगैर न रहे, इस व्यवस्था को पूरा करेंगे। इसलिए दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को आपने साकार करने में पूरी ताकत सरकार की ओर से लगाई है। उसी तरीके से मुद्रा योजना के माध्यम से 25 करोड़ लोगों को लोन देने की व्यवस्था और उन लोगों को जो गरीब तबके के हैं, जिनको मुख्य धारा में शामिल होने के लिए आवश्यकता है, उनको आपने मदद करने का प्रयास किया है। उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ बहनों को गैस का सिलेंडर और चूल्हा देना, यह अपने आप में देश की तस्वीर बदलता है। और मैं तो यह कहूंगा कि सिर्फ यह चूल्हा देना ही नहीं था, यह बहनों की स्वास्थ्य की दूरगामी चिंता करने के बराबर रहा और इसने भी देश की तस्वीर को बदलने में और महिलाओं को एक तरीके से आपने आजाद किया, सशक्तिकरण किया, यह हम सब लोग जानते हैं। 2 करोड़ 60 लाख लोगों को आपने सौभाग्य योजना के तहत बिजली पहुंचाई। मैं गांव का रहने वाला हूं, मुझे मालूम है कि घर में बिजली आने का मतलब क्या होता था। 18,000 गांव बिजली से बगैर थे और यह आजाद भारत की तस्वीर थी। लेकिन आपने प्रधानमंत्री बनने के बाद संकल्प लिया और आज 100% बिजली युक्त आपने किया है, यह हम सबको पता है। मुझे खुशी होती है कि आपके नेतृत्व में आयुष्मान भारत बना, दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज। लगभग 50 करोड़ लोगों को इसमें जोड़ा गया और लगभग 1 करोड़ 30 लाख लोगों ने इसका फायदा उठा लिया। लगभग 1600 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए हैं और ये वो लोग हैं जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हैं। रेहड़ी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ऑटो वाला, रैग पिकर, जो कूड़े से जो सामान इकट्ठा करता है, ऐसे लोग, घर में काम करने वाली मेड सर्वेंट, इनको आपने 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज देकर के उनको मुख्य धारा में शामिल किया और 1 करोड़ 30 लाख के आसपास 2 सालों में लोगों ने इसका लाभ उठा लिया है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसानों को मुख्य धारा में लाने का काम पहली बार हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, हेल्थ सॉइल कार्ड और फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, इसके तहत आपने 10 करोड़ किसानों को जोड़ा, उनको मुख्य धारा में शामिल किया है, ये हम सब लोग जानते हैं। और अभी जो किसान का बिल आया है, जिसने किसान को आजादी दे दी कि वह अपने उत्पाद का उचित दाम ले सके और बाजार में उसको जहां अच्छा दाम मिलता है वहां वो जा सके, इसकी आपने आजादी दी। इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं और हम ये महसूस करते हैं कि आज के दिन आपका जो हम सबको प्रबोधन होगा, जो मार्गदर्शन होगा, आपके बराबर उपयुक्त नेतृत्व देने वाले, इससे हमको प्रेरणा मिलेगी। आपने लेटर और स्पिरिट में अंत्योदय को उतारा है, धरती पर उतारा है।
भारत की जनता को आपने नीति और कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाया है। इसके लिए मैं समझता हूं कि आपके द्वारा प्रबोधन उपयुक्त भी है और हम निश्चित रूप से आपके प्रबोधन से, आपके मार्गदर्शन से लाभान्वित होंगे। भारत के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता लाभान्वित होंगे और आपके बताए रास्ते पर चलेंगे। मुझे एक बात की खुशी है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी ने आपसे जब भी निवेदन किया है, कभी छोटा या बड़ा कोई भी कार्यक्रम हो, आपने पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में हमेशा हम सबको मार्गदर्शन दिया है और पार्टी को आपने दिशा दी है, दृष्टि दी है। मैं पुनः सभी करोड़ों कार्यकर्ता जो आपको आज सुन रहे हैं, उनकी तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारा मार्गदर्शन करें, हम सबको रास्ता दिखाएं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि उस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चलेगा। धन्यवाद। नमस्कार। देश भर में फैले भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती पर अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, ताकि पंडित जी ने जो हमें मार्गदर्शन किया है, जो रास्ता हमें दिखाया है, उस रास्ते पर हम पूरे समर्पित भाव से आगे बढ़ पाएं। आप सभी सामान्य जन की सुरक्षा और सेवा के लिए समर्पित भाव से निरंतर काम कर रहे हैं। कोरोना की चुनौतियों के बीच भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी इस सेवा साधना को बिना रुके, बिना थके जारी रखा है। इसमें हमारे कई कार्यकर्ताओं को अपना जीवन भी खोना पड़ा है। दूसरों की मदद करते हुए अनेकों कार्यकर्ता स्वयं भी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। हमारे जिन साथियों ने अपनी जीवन लीला समाज की सेवा करते करते गए समाप्त की है, मैं आज उन सभी दिवंगत साथियों को आदरपूर्वक अंजलि देता हूं। मैं भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को उनके सेवाभाव के लिए, उनके परिश्रम के लिए आदरपूर्वक नमन करता हूं और प्रेरणा रूप ये सेवा साधना की परंपरा हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनी रहेगी। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। हमारे सभी लाखों कार्यकर्ता जो इस संकट की घड़ी में सेवा में रत है, उनके और उनके परिवारजनों के स्वास्थ्य की भी कामना करता हूं। और जैसे हर देशवासी के स्वास्थ्य की कामना करता हूं, मैं अपने हर कार्यकर्ता साथी की भी उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। साथियों, मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का बहुत आभारी हूं कि बीच में मुझे इस कोरोना के समय जो सेवा कार्य कर रहे थे, उन कार्यकर्ताओं से बातचीत करने का अवसर मिला था। देश के अलग अलग कोने पर कैसे पार्टी के कार्यकर्ता खप गए,
गरीब से गरीब की जरूरत के लिए जिस प्रकार से वो दौड़ते रहे, एक एक घटना बहुत ही प्रेरक थी। कुछ कार्यकर्ताओं के तो पूरे परिवार सेवा भाव से जुड़ गए थे। और समाज भी देखिए, संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी। ये सेवा भाव, ये कर्तव्य भाव, संगठन का समाज के प्रति नित्य समर्पण, ये अपने आप में मां भारती के लिए हमने जो सपने संजोए हैं, उन सपनों को बहुत बड़ा बल देते हैं। और इसलिए मेरे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आपने जो किया है वो मीडिया में छपे न छपे, टीवी में दिखे न दिखे, लेकिन आपने सामान्य गरीब के दिल में जगह बना ली है। बहुत बड़ा काम किया है। साथियों, आज हमारे बीच ऐसे कम ही लोग हैं जिन्होंने दीनदयाल जी को जीते जी देखा हो, सुना हो या उनके साथ काम किया हो। मुझे पंडित दीनदयाल जी के दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला था, लेकिन उनका स्मरण, उनके बताए हुए रास्ते, उनका दर्शन, उनका चिंतन और उनका जीवन भी प्रतिपल हमें पावन भी करता है, प्रेरणा भी देता है, ऊर्जा से भर देता है। साथियों, एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में भारत को बेहतर बनाने के लिए दीनदयाल जी, उनका जो योगदान मिला है वो पीढ़ियों को प्रेरित करने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए उनका दिखाया मार्ग हम सभी को प्रेरणा देता है, प्रोत्साहित करता है। साथियों, ये दीनदयाल जी ही थे जिन्होंने भारत की राष्ट्रनीति, अर्थनीति, समाज नीति, राजनीति, इन सभी पहलुओं पर भारत के अथाह सामर्थ्य के हिसाब से तय करने की बात बड़ी मुखरता से कही थी, लिखी थी। उस समय जब आजाद भारत के नवनिर्माण के लिए विदेशी मॉडल को अपनाने पर जोर था, तब भी दीनदयाल जी आधुनिक भारत के विकास के लिए भारत की मिट्टी पर, भारत के कोटि कोटि जनों के पुरुषार्थ पर, उनके पराक्रम कर, उनकी प्रतिभा पर भरोसा करके उन्हीं से समाधान मिलेगा, उस समाधान को लेकर वे आवाज बुलंद करते रहे थे। समय ने सिद्ध किया है कि दीनदयाल जी का विजन कितना दूरगामी था, कितना दूरदर्शी था। साथियों, 21वीं सदी के भारत को विश्व पटल पर नई ऊंचाई देने के लिए 130 करोड़ से अधिक भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आज जो कुछ भी हो रहा है, उसमें दीनदयाल जी जैसे महान व्यक्तित्वों का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इस बार उनका जन्मदिवस इसलिए भी विशेष है क्योंकि बीते कुछ दिनों में ही देश ने वो अहम निर्णय किए हैं जिस पर
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चिंतन की प्रकाश रेखाएं हैं, प्रकाश पुंज है। हमारे देश के किसान, हमारे श्रमिक भाई बहन, युवाओं, मध्यम वर्ग के हित में इन दिनों सरकार में रहते हुए, राज्य सरकार में बैठे हमारे और कार्यकर्ताओं ने अनेक अच्छे फैसले लिए हैं, ऐतिहासिक फैसले किए हैं। जहां जहां भी राज्यों में भी हमें सेवा करने का अवसर मिला है, वहां की हमारे मुख्यमंत्री और उनकी टीम, वहां की पार्टी और पार्टी की टीम इन्हीं आदर्शों को परिपूर्ण करने के लिए उतने ही जी जान से लगे हुए हैं। आज से ही देश के ईमानदार करदाताओं के हितों को सुरक्षा देने वाला फेसलेस अपील का प्रावधान भारत की टैक्स व्यवस्था से जुड़ने वाला है। ईमानदार करदाताओं को परेशानी ना हो, इसके लिए फेसलेस टैक्स सिस्टम कुछ महीने पहले ही टैक्स रिजिम का हिस्सा हो चुका है। अब वहां से ऊपर अपील में जाना है। अब फेसलेस अपील का प्रावधान करदाताओं को अनावश्यक रूप से परेशान करने की प्रवृत्ति से बहुत बड़ी सुरक्षा देगा। और मैंने हमेशा कोशिश की है, सरकार की जिन्हें जरूरत नहीं है उनके जीवन में सरकार दखल न दे। सरकार जितनी कम दिखे उतनी समाज की ताकत बढ़ती है। साथियों, आज जब देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक एक देशवासी अथक परिश्रम कर रहा है, तब गरीबों को, दलितों, वंचितों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, आदिवासी, मजदूर, उन सबको उनका हक देने का बहुत ऐतिहासिक काम करने का हम सबको सौभाग्य मिला है। और एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने जिस संस्कारों से हमें गढ़ा है, मन को बहुत संतोष होता है। आजादी के अनेक दशकों तक किसान और श्रमिक के नाम पर खूब नारे लगे, बड़े बड़े घोषणा पत्र लिखे गए, लेकिन समय की कसौटी ने सिद्ध कर दिया है कि वो सारी बातें कितनी खोखली थी। सिर्फ नारे थे। मैं समझता हूं देश अब इन बातों को भली भांति जानता है। और इसलिए ही दीनदयाल जी कहते थे कि बड़ी बड़ी घोषणाओं के बावजूद जनता की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही है। ये उस जमाने में वो कहते थे। और पंडित जी ने कहा था, अव्यवस्था और अनाचार, अभाव और असमानताएं, असुरक्षा और असामाजिकता उस समय का उनका वर्णन था, बढ़ती जा रही है। उनकी कही ये बातें बाद के दशकों में और प्रबल होती गई। दीनदयाल जी तो हमें छोड़ के बहुत पहले चले गए थे। ये तब और बढ़ा जब कुछ लोगों ने राष्ट्रहित और जनहित के बजाय सत्ता और स्वहित को राजनीति का हिस्सा बना लिया। साथियों, किसान और श्रमिक के नाम प्रदेश में, राज्यों में अनेकों बार सरकारें बनी, लेकिन उन्हें मिला क्या? सिर्फ वादों और कानूनों का एक उलझा हुआ जाल।
एक ऐसा जाल जिसको ना तो किसान समझ पाता था और न ही मेरा श्रमिक भाई बहन समझ पाते थे। किसानों को ऐसे कानूनों में उलझा कर रखा गया जिसके कारण वो अपनी ही उपज को अपने मन मुताबिक बेच भी नहीं सकता था। नतीजा ये हुआ कि उपज बढ़ने के बावजूद किसान ने पसीना बहाने में कोई कमी नहीं रखी। बूंद बूंद पानी का तिल तिल जमीन के हिस्से का उपयोग करते हुए देशवासियों का पेट भरने के लिए, सरकार के खजाने भरने के लिए हमारे किसान ने कोई कमी नहीं रखी। उपज बढ़ाने के बावजूद किसानों की आमदनी उतनी नहीं बढ़ी। हां, उन पर दिनों दिन कर्ज बढ़ता गया। कर्ज जरूर बढ़ गया। साथियों, भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने निरंतर इस स्थिति को बदलने का प्रयास किया है, प्रामाणिक प्रयास किया है, सोच समझ करके प्रयास किया है। कोई निजी स्वार्थ के लिए नहीं, कोई राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसान के कल्याण को ध्यान में रखते हुए पहले लागत का 1.5 गुना एमएसपी तय किया, उसमें रिकॉर्ड बढ़ोतरी की और रिकॉर्ड सरकारी खरीद भी एनडीए सरकार ने ही की है, इतिहास बना दिया है। बीते सालों में ये निरंतर प्रयास किया गया है कि किसान को बैंकों से सीधे जोड़ा जाए। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में कुल 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए जा चुके हैं। सरकार ने इस बात का भी प्रयास किया है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों के पास क्रेडिट कार्ड हो, किसान क्रेडिट कार्ड, उन्हें खेती के लिए आसानी से कर्ज उपलब्ध हो। पहले सिर्फ उसी किसान को केसीसी का लाभ मिलता था जिसके पास 2 हेक्टेयर जमीन हो। हमारी सरकार इसके दायरे में देश के हर किसान को ले आई। थोड़ी सी भी जमीन होगी, किसान है, इसका हकदार है। अब किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ पशुपालकों को और मछली पालन से जुड़े लोगों को भी दिया जा रहा है। साथियों, पिछले सरकार के 5 साल में किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा किसानों को करीब 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया गया था। मैं यूपीए सरकार की बात करता हूं। भाजपा सरकार के 5 वर्ष में किसानों को लगभग 35 लाख करोड़ रुपए केसीसी के माध्यम से दिए गए हैं। सरकार देशव्यापी अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा किसानों को केसीसी से जोड़ रही है ताकि उन्हें किसी और के पास ऊंचा ब्याज देकर के, जमीनें गिरवी रख करके, पहले से ही अनाज बेचने का एक प्रकार से सौदा करके कर्ज लेने की मजबूरी से बाहर निकालने के लिए हमने एक अहम काम पूरी ताकत से शुरू किया है। इन सभी प्रयासों से देश के किसानों को बहुत बड़ी मदद मिली है और अब दशकों बाद किसान को अपनी उपज पर सही हक मिल पाया है। कृषि में जो सुधार किए गए हैं उसका सबसे ज्यादा लाभ छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा।
देश में 100 में से 85 आउट ऑफ 100 इतनी बड़ी मात्रा में जो किसान हैं वो इस श्रेणी में आते हैं। और ये बहुत बड़ी ताकत है किसान, जो आज सबसे ज्यादा खुश है। पहली बार उनको अपनी उपज के मोल भाव का विकल्प मिला है। पहले की परंपरा थी मंडी में बेचने की, अगर उसको लगता है कि वहां फायदा है वो वहां बेचेगा, उसको लगता है कि मंडी के बाहर फायदा है तो मंडी के बाहर बेचेगा। फर्क इतना किया है, महत्वपूर्ण फर्क है, किसान को हक दिया है, जो अपनी मर्जी के मुताबिक जहां ज्यादा दाम मिलेगा अपना माल बेचेगा। साथियों, भाजपा सरकार ने जो काम किया है, अब भाजपा के हर कार्यकर्ता को इन कानूनों की भावना को बिल्कुल सरल भाषा में किसान साथियों के बीच बैठ करके, गांव में जाकर के, खटिया की परिषदें कर करके, चारपाई की परिषद कर करके, छोटे छोटे ग्रुप में हमें बताना है। और ये वर्चुअल जब दुनिया चल रही है, तब एक प्रकार से ये अवसर है कि हम बड़े बड़े कार्यक्रम न करते हुए छोटे छोटे कार्यक्रम करते, 5 किसान 10 किसान बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, चारपाई पर बैठे हैं, अपनी बात, उनके सवालों के जवाब, बातचीत कर, और वो हमें इतनी अच्छी चीजें बताएंगे, वो हमारे विचार को भी ताकत देंगे। उनके बीच ले जाना, मैं भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता, पंडित दीनदयाल जी के विचार को हमने व्यवहार में कैसे लाया है, ये ले जाने का अभियान बनता है। किसानों से हमेशा जिन्होंने झूठ बोला है, झूठ बोलने वाले कुछ लोग इन दिनों अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, किसानों को भ्रमित करने में लगे हैं। ये लोग अफवाहें फैला रहे हैं। देश के किसानों को ऐसी किसी भी अफवाह से बचाना, कृषि सुधार का महत्व समझाना भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि हमें किसान के भविष्य को सुनिश्चित करना है, उज्जवल बनाना है। हम जितना ज्यादा किसानों को कृषि सुधार की बारीकियों के बारे में समझा पाएंगे, उतना ही किसान जागरूक होगा, और अपने को कोई अगर लूट लेता है, धोखा करता है, तो वो खुद भी जागरूक हो जाएगा, अपने आप को बचा लेगा। और इसलिए किसान को सशक्त होने का ये रास्ता है। साथियों, किसानों की तरह ही हमारे यहां दशकों तक देश के श्रमिकों को भी कानून के जाल में उलझाकर रखा गया है। जब जब श्रमिकों ने आवाज उठाई, तब तब उनको कागज पर एक कानून दे दिया गया। स्थिति ये थी कि निर्माण से जुड़े श्रमिकों के लिए एक कानून, खेत से जुड़े श्रमिकों के लिए दूसरा कानून, पत्रकारिता से जुड़े कामगारों के लिए एक कानून, फिल्म उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक साथियों के लिए अलग कानून, ऐसे अनेक कानून थे। जरूरत श्रमिकों का जीवन आसान बनाने की थी, लेकिन उनके जीवन को कानूनी दांव पेचों में उलझाकर रख दिया गया। इस वजह से वो इंसाफ के लिए कोर्ट का रुख करते भी तो बरसों बरस कचहरी के चक्कर ही काटते रह जाते। अब इस स्थिति को बदल दिया गया है।
चार लेबर कोड्स के माध्यम से देश के श्रमिक साथियों को दर्जनों कानूनों के कुचक्र से बाहर निकालने का प्रयास हमने किया है। श्रमिकों के स्वास्थ्य, श्रमिकों की सुरक्षा, श्रमिकों की सुविधा और श्रमिकों के वेतन को लेकर अब कानूनों को सरल बनाया गया है, सहज बनाया गया है। नए कानूनों के माध्यम से देश के सभी करीब 50 करोड़ संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वेतन मिले और वो भी समय पर मिले, इसको कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है। अभी तक खनन, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर, स्वीपिंग और क्लीनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे कुछ कामों से जुड़े देश के सिर्फ 30% श्रमिक को ही न्यूनतम वेतन मिलता था। याद रखिए, सिर्फ 30%, 30%। अब आईटी इंडस्ट्री, होटल, ढाबा, ट्रांसपोर्ट, घरेलू कामगार, असंगठित क्षेत्र के तमाम दूसरे श्रमिकों को भी ये सारे हक मिलेंगे, इसके दायरे में लाया गया है। हमें श्रमिकों के आशीर्वाद मिलने वाले हैं। साथियों, अभी पूरे देश में न्यूनतम वेतन को लेकर करीब 10,000 अलग अलग दरें हैं। आप चौंक जाएंगे सुन करके, 10,000 अलग अलग दर। हमने 10,000 दर बताइए, वो जीवन तो उसको उसी व्यवस्था में जीना पड़ता है। अब नए प्रावधानों से 10,000 को कम करके सिर्फ करीब 200 के अंदर ही उसको कर दिया गया है। बड़ी मेहनत पड़ी है, लेकिन किया है। इसके अलावा अब ठेका मजदूरी के स्थान पर एक फिक्स टर्म के रोजगार का भी विकल्प दिया गया है। ऐसे श्रमिकों को रेगुलर कर्मचारी की तरह ही वेतन मिलेगा। वेलफेयर से जुड़ी दूसरी योजनाओं का लाभ भी मजदूर को मिलेगा और उन्हीं की तरह काम के घंटे भी फिक्स होंगे। 12 घंटे 10 घंटे मजदूरी करवा लेना, ये अब बंद होगा। वहीं एक राज्य से दूसरे राज्य में काम के लिए जाने वाले श्रमिक साथियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, इसके लिए भी इसमें हर जरूरी प्रावधान किया गया है। किसानों, खेत मजदूरों, छोटे दुकानदारों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन और बीमा से जुड़ी योजनाएं हमारी सरकार ने पहले से ही उसका आरंभ कर दिया है। अब नए प्रावधानों से ये सामाजिक सुरक्षा का ये कवच और मजबूत होगा। ये नए प्रावधान देश के उद्योगों के लिए भी, उनके लिए भी एक प्रकार से काम करना सरल करेंगे, आसान बनाएंगे। करप्शन भी रुकेगा। इस वजह से संगठित क्षेत्र का दायरा भी बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। साथियों, जो पहले के श्रमिक कानून थे, वो देश की आधी आबादी, हमारी महिला श्रम शक्ति के लिए काफी नहीं थे। अब इन नए कानूनों से हमारी बहनों को, बेटियों को
समान मानदेय दिया गया है, उनकी ज्यादा भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है। अब देश के श्रम क्षेत्र को भी महिलाओं के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया है। साथियों, किसानों, श्रमिकों और महिलाओं की ही तरह छोटे छोटे स्वरोजगार से जुड़े साथियों का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जिसकी सूद कभी नहीं ली गई। रेहड़ी पटरी, फेरी पर काम करने वाले लाखों साथी जो आत्मसम्मान के साथ अपने परिवार भरण पोषण करते हैं, उनके लिए भी पहली बार एक विशेष योजना बनाई गई है। ऐसे लाखों रेहड़ी पटरी वाले साथियों को बैंक से सीधे 10,000 रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। ये सिर्फ एक मुश्त ऋण की योजना नहीं है, बल्कि इससे रेहड़ी पटरी वालों को इस तरह बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया है कि अगर वो अपने छोटे कारोबार को आगे बढ़ाना चाहता है और बैंक के साथ उसका लेन देन बहुत बढ़िया ढंग से चल रहा है, तो आगे भी ज्यादा लोन दे सके, कम दरों पर कर्ज दे सके, ये व्यवस्था की गई है। ऐसे काम से जुड़े अनेक साथी गांवों को छोड़कर शहर पहुंचते हैं। उनको वहां आवास की बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो, इसके लिए भी उचित किराए वाली आवास योजना बनाई गई है। साथियों, कोशिश ये है कि आत्मनिर्भरता के व्यापक मिशन से जुड़े हर कोई जुड़े, सभी को अवसर मिले, और यही तो दीनदयाल जी का सपना पूरा करने का प्रयास है। इसी ध्येय के साथ एससी, एसटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उन वर्ग के साथियों के लिए भी जो आरक्षण का प्रावधान है, उसको हमारी सरकार ने पार्लियामेंट में अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ाया दिया गया है। इतना ही नहीं, सामान्य वर्ग के गरीबों को भी आगे बढ़ने के लिए, उचित अवसर देने के लिए पहली बार 10% का आरक्षण दिया गया है। इन सुविधाओं का बहुत बड़ा लाभ समाज के एक बड़े हिस्से को मिल रहा है। साथियों, गरीब हो, किसान हो, श्रमिक हो, महिलाएं हो, ये सभी आत्मनिर्भर भारत के मजबूत स्तंभ हैं। इसलिए इनका आत्मसम्मान और इनका आत्मगौरव ही आत्मनिर्भर भारत की प्राण शक्ति है, भारत की प्रेरणा है। इनको सशक्त करते ही भारत की प्रगति संभव है। भाजपा की हर सरकार, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में, वो यही प्रयास कर रही हैं कि समाज के सभी को सही अवसर मिले, कोई खुद को छूटा हुआ महसूस न करे। साथियों, हमारा वैचारिक तंत्र और राजनीतिक मंत्र साफ है, गोलमोल नहीं है, और हमने उसको जी करके दिखाया है। हम लोगों के लिए राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट, यही हमारा मंत्र है, यही हमारा कर्म है। साथियों, हमारे सारे लक्ष्य इसी एक मंत्र में समाहित है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को 21वीं सदी की राजनीति में अपनी ये पहचान और सशक्त करनी है।
एक वर्ष पहले इसी पहचान के कारण देश ने भाजपा को अवसर दिया है, अपना भरपूर आशीर्वाद दिया है। मुझे खुशी है कि बहुत ही कम समय के भीतर हमने दशकों से चले आ रहे मामलों को निपटाया है, अनेक बड़े वायदों को पूरा किया है। भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में जिस संकल्प पत्र को लेकर आप घर घर द्वार द्वार गए थे, आज जब आप उसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि कितनी तेजी से काम किया जा रहा है। हर घर जल और हर गांव तक तेज इंटरनेट जैसे अनेक ऐसे संकल्प हैं जो करोड़ों देशवासियों के जीवन को आसान बनाने वाले हैं। इसमें आर्टिकल 370, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जैसे वो वादे भी शामिल हैं जिसको दशकों की हमारी तपस्या का भी आधार रहे हैं, दे रहे हैं। संकल्प लेकर उसे सिद्ध करने की इस ताकत को हमें बनाए रखना है, ऊर्जावान रखना है। साथियों, बदलते हुए समय में है, बहुत कुछ तेजी से बदल रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता ने इस दौर में जिस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी और एडॉप्टेबिलिटी दिखाई है वो भी प्रशंसनीय है। कोरोना काल में भी हमने ये कर दिखाया है। देश के सामान्य मानवी को जब हमारी बहुत ज्यादा जरूरत थी तब हमने अपने राष्ट्रव्यापी नेटवर्क की ताकत हमारे देश के लोगों की सेवा में लगा दी। शहर हो या गांव, हर जगह भाजपा कार्यकर्ता ने लोगों की मदद की और आज भी कर रहे हैं। बदलती परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने जनसंपर्क को टेक्नोलॉजी आधारित भी बनाने का भरपूर सफल प्रयास किया है। और मैं भाजपा के अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी और उनकी पूरी टीम को भी इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, समाज की सेवा में सक्रियता दिखाने के साथ साथ दल के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में हमें एक और बात का विशेष ध्यान रखना है। हमारी बातें, हमारे विचार, हमारा आचरण 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप ही होने चाहिए। हमारे आदर्श, हमारी परंपरा, हमारी प्रेरणा जितनी प्राचीन है उतनी ही नवीन भी होनी चाहिए। हम भले ही दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल हो, लेकिन हमारी पहुंच भारत के छोटे से छोटे गांव तक, छोटी से छोटी गली तक, गरीब से गरीब के घर तक होनी चाहिए। राष्ट्रहित में जो योजनाएं बनाई गई हैं उन्हें लोगों तक तो पहुंचाना ही है, हमें अपने सामाजिक दायित्वों को भी सजगता से निभाना है। अगर कोरोना के इस कालखंड की ही बात करें तो 2 गज की दूरी, मास्क, हाथ की साफ सफाई, इन सभी के लिए जागरूकता फैलाना निरंतर जरूरी है। हमें खुद भी इन नियमों का सख्ती से पालन करना है और दूसरे लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करना है। साथियों, आज देश वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये सिर्फ बातों से ही संभव नहीं होगा। भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को भी स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देनी है।
जब करोड़ों भाजपा का कार्यकर्ता लोकल को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे तो निश्चित रूप से इस आंदोलन को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। मुझे विश्वास है कि हम सभी अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने बूथ में इसका नेतृत्व करेंगे, उदाहरण बनकर परिवर्तन का माध्यम बनेंगे। देश के नवनिर्माण के इस मिशन में शिक्षा का भी बहुत बड़ा स्थान है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा कि हर इकाई 5 दिन 7 दिन का एक विशेष सत्र तय करें, जो विद्वान लोग हैं उनको बुलाएं और हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, वाकई उसको बारीकी से अध्ययन करने की जरूरत है। अध्ययन करने से हम भी समाज में ये शिक्षा का जो बदलाव है, जो लोग चाहते थे, इतना बड़ा इसका स्वागत हुआ है, इतना ही बड़ी उसका सम्मान हुआ है, लेकिन उसका लाभ हमें पहुंचाना होगा। हमें लोगों के साथ बैठ करके, शिक्षा जगत से जुड़े लोगों के साथ बैठ करके हर इकाई अपनी अनुकूलता से 5 दिन का 7 दिन के समिट रखें, रोज 2-2 घंटे के समिट हो। आप देखिए बात जितनी नीचे जाएगी, लोकल अनुभव उसके साथ जुड़ जाएगा। 30 साल के बाद देश में जब शिक्षा नीति आई है, ये 21वीं सदी का बहुत बड़ा आधार बने, ये देखना हम लोगों का मिशन होना चाहिए। साथियों, मैं फिर एक बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को आदरपूर्वक नमन करता हूं। इस पार्टी को बनाने के लिए अनेक परिवारों ने जो अपना जीवन खपाया है, उन सभी परिवारों को नमन करता हूं और आप सभी कार्यकर्ताओं के बलबूते पर मां भारती की सेवा करने के लिए हम जो चल पड़े हैं, मां भारती के लिए जो सपने हमने संजोए हैं, उन सपनों को पूरा करने में पंडित दीनदयाल जी के आशीर्वाद हम पर बने ही रहेंगे, हमारे सभी बुजुर्गों के आशीर्वाद बने रहेंगे और आपका परिश्रम, आपका संकल्प, आपका सामर्थ्य, आपकी दौड़ धूप, ये सब कुछ राष्ट्र को आगे बढ़ाने में काम आने वाली है। एक कार्यकर्ता के नाते आप सबके बीच आकर के और ये अवसर पर बात करने के लिए मौका मिला, मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान मानता हूं। मैं फिर एक बार आपको शुभकामनाएं देता हूं। आपसे आग्रह करूंगा, आप खुद को, अपने परिवार को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़े, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।